Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 32. In this lecture number 32, we will discuss about the lectures that we have discussed in our previous classes. We discussed almost 7 chapters and we discussed their practice questions and their normally details about what we have done in these lectures. So I would give you step by step, lecture wise, their details, brief details, and I hope that this will be an overview and complete information कि जो अभी तक हम cover कर चुके हैं. Because right after that you have a complete terminal exam, which includes almost the detailed course outline, all of the courses that we have, all of the lectures that we have studied. So let me start from here. Chapter number 1. It was about introduction to accounting and business. Brief information about accounting, a brief information about the business. Business क्या होता है, accounting क्या होती है. So we started from our lecture number 1. In lecture number 1, we discussed about the business organizations. Business organizations क्या होती हैं, and we already know that there are basically 3 types of business organizations. एक आपके पास sole proprietorship होती है. It means that one person is doing everything for his or her own business. Only one person is involved in this type of business. उसकी जो ownership होती है वो सिर्फ एक आदमी के पास होती है. Yes, ये अपने पास एम्प्लॉइज ज़्यादा रख सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसकी ओनरशिप के बारे में कि ओनरशिप ओनली रेस्ट विद वन पर्सन. और इसके एडवांटेजेस में ये है कि इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म, लेकिन इसके डिसएडवांटेज में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इट हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर बिजनेस को लॉस होता है तो इसके जो क्रेडिटर्स हैं वो ओनर की पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं उनकी लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए. देन सेकेंड, वी स्टडीड अबाउट पार्टनरशिप. पार्टनरशिप हैज 2 or more persons इन देयर ओनरशिप. एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उसकी ओनरशिप में. अगेन इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म. पाकिस्तान में 1932 एक्ट के मुताबिक पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर आप इस एक्ट के मुताबिक ना भी चलें, सिंपल एक एग्रीमेंट लिख रहे हैं, तो देन इट इज़ अगेन ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और इसके डिसएडवांटेजेस में भी यही चीज़ है कि इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉरपोरेशंस. इट इज़ अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, और इसका जो मेन जो एडवांटेज है दैट इट हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी, कि इसकी जो क्रेडिटर्स हैं वो ओनर्स के पर्सनल एसेट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर द लॉसेस और फॉर द पेमेंट ऑफ देयर लोन्स. और इसमें जो इसका डिसएडवांटेज है, बेसिकली दिस इज़ नॉट ए डिसएडवांटेज, लेकिन ये इसको कहा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है. आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है वो फुलफिल करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको सबसे पहले प्रोमोटर स्टेज होती है, फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है, फिर रेज इन अ शेयर कैपिटल होता है फॉर्मली, उसके बाद फिर फाइनल में आप लोग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है. इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इस पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं जिसके थ्रू इसको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, दैट इज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984. So these are the 3 types of basic business organization, and we studied about 3 types of businesses. We studied
सर्विसेज टाइप ऑफ बिजनेस व्हेन देयर इज नो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट। सिंपल आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, इसकी हमने बड़ी एग्जांपल्स दी थी, जैसे एयरलाइंस हैं आपके पास, टेलीकम्युनिकेशन है, बैंकिंग सेक्टर है, ये सारी सारी आपकी सर्विसेज हैं। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सेकेंड टाइप हमने देखी थी ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग टाइप ऑफ बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग टाइप ऑफ बिजनेस वो होता है कि वन कंपनी, वन ऑर्गेनाइजेशन इज purchasing finished product from one place and selling it to another place, purchasing it at a low price and selling it at a high price. तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व नहीं होती प्रोडक्ट की। जो थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस था दैट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बेशक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो या कॉर्पोरेशन हो, दे परचेज रॉ मटेरियल, दे अप्लाई देयर लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, उसके बाद उसको एक नई प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। पहले कुछ और था, उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर अपना प्रोसेस लगाया और प्रोसेस लगाने के बाद एक नई प्रोडक्ट बना दी उन्होंने। अब जैसे आपको अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं फर्नीचर की, फर्नीचर जस्ट लाइक एक वुड होती है, लेकिन उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर प्रोसेस किया गया, देन इट हैज बिकम अ फिनिश प्रोडक्ट। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, आपके पास सर्विसेज, ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग जिसको बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज योर मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस। देन वी हैव सीन बिजनेस स्टेक होल्डर्स। बिजनेस स्टेक होल्डर्स यू नो ऑलरेडी अबाउट इट, कि आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इंटरनल में आपकी मैनेजमेंट हो सकती है, एक्सटर्नल में आपकी गवर्नमेंट है, आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। नाउ स्टेक होल्डर्स आर दोज हु हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, किसी भी तरीके से हो सकता है। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट इट। देन वी हैव सीन गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नॉर्मली गैप जो होते हैं वो अमेरिकन कहा जाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यूरोप बेस्ड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, कि दीज आर द रूल्स विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट देयर बिजनेस। हमने देखा था, इनमें बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था इन स्टैंडर्ड्स को। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज एक्चुअली अ पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके क्रेडिटर्स हैं, उनको किस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनको किस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आपके कस्टमर्स हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी मैनेजमेंट है, हर एक एक डिफरेंट पर्पस है इंफॉर्मेशन के लिए। एक सिंपल आपको मैं बता देता हूं शेयर होल्डर्स के लिए, कि शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए है कि नई प्रोडक्ट मार्केट में कौन सी आ रही है। गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए है कि उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना होता है उससे। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि उन्होंने फर्दर डिसीजन लेने होते हैं। देन वी स्टडीड अबाउट द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने आपको सिंपल अकाउंटिंग के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग इज एक्चुअली अ यूज ऑफ नंबर्स विच हेल्प्स मैनेजमेंट टू मेक डिसीजंस। अब इसमें फॉर्मली जितने मर्जी प्रोसेस लेके आते जाए, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, मेजर इंफॉर्मेशन, एनालाइज इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड फाइनली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसमें इसके अलावा और जितने मर्जी आप स्टेप ऐड करते जाएं, लेकिन बेसिक पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का? इट कम्युनिकेट्स, इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू मेक डिसीजंस, क्योंकि आपको एक समराइज्ड इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है और उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू का एक पर्पस होता है। देन वी हैव सीन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम आपका क्या होता है कि इट एक्यूमुलेट्स कॉस्ट डेटा, और उसकी फिर हमने देखा था फर्दर ब्रांचेस निकाली थी हमने कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। देन वी हैव सीन बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ब्रीफ आपको बताता चलूं कि मैनेजरियल अकाउंटिंग इज यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द मैनेजमेंट। इसमें कोई भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। मैनेजर को जिस तरह इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसके सबऑर्डिनेट्स उसको उसी तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
Whereas in financial accounting there are proper rules and regulations. जैसे मैंने आपको कहा कि generally accepted accounting principle है या international accounting standards हैं, और इसमें सारे का सारा आपका पास डाटा होता है कि पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, और इसके स्टेक होल्डर जो हैं वो एक्सटर्नल लोग होते हैं. इसमें गवर्नमेंट होती है क्योंकि इसकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, शेयर होल्डर्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कस्टमर्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं. तो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज की जाती है. और कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको दोनों का कॉस्ट डेटा, कुछ एक पर्पज के लिए और दूसरे पर्पज के लिए आप कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा ले रहे होते हैं. देन वी स्टडीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेसिकली 4 टाइप्स: बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ओनर्स इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब बैलेंस शीट आपको क्या बताती है कि इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. Income statement shows net results of your business operations for a specific period of time. Statement of changes in owner's equity tells us that what the changes has been incurred in the owner's equity for a specific period of time. And then cash flow statement tells us the inflow and outflow of cash for a specific period of time. कि इस दौरान आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या की, आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या की, आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या की थी. Then we have seen business transactions. Any transaction that has any event, I should say any event that has any economic value on the financial position of the organization, that is your business transactions. Then we have seen accounting equation. It was a very important point. Accounting equation tells us that your assets must be equal to your liabilities plus owner's equity. Then what is an asset? Asset क्या होता है? These are the economic resources of the organization which helps the organization to operate their business operations. अब इन्हीं को यूटिलाइज करके आप फिर अपने ऑपरेशंस करते हैं और उससे आपको इनकम होती है. These are the assets. We know about the liabilities. These are actually the claim over the assets by the external people. वो आपके कोई भी हो सकता है, आपके बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं. देन ओनर्स इक्विटी वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो आई शुड राइट हियर दैट इन अकाउंटिंग इक्वेशन योर एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. अब इसका मतलब ये हुआ कि लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया आपके एसेट्स को बनाने के लिए. Then we have seen the effect of transactions on owners equity. कि owners equity पे transactions का क्या इफेक्ट होता है, आपके revenues कैसे इफेक्ट करते हैं, आपके expenses कैसे आपके owners equity पे इफेक्ट करते हैं. और फिर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ली थी और उन ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट देखा था कि एसेट्स के ऊपर कैसे हो रहा है, लाइबिलिटीज के ऊपर कैसे हो रहा है और ओनर्स इक्विटी के ऊपर कैसे हो रहा है. अब इस लेक्चर 1 पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैं क्योंकि इन्हीं का इफेक्ट आपके बाकी जो लेक्चर्स हैं उनके ऊपर होना है. देन वी हैव सीन द टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एक छोटा सा टॉपिक हमने एट द एंड पढ़ा था, डेट टू इक्विटी रेशियो, कि आपने डेट कितना लगाया अपने एसेट्स को लगाने के लिए और इक्विटी कितनी लगाई, उनका प्रोपोर्शन क्या था. ये सिंपल आपका था. हमने देखा था कि डेट ओवर इक्विटी ये हमारी रेशियो थी, ये हमें बताती है कि कितना कितने परसेंटेज लगा है इसमें. देन इन द लेक्चर नंबर 2 वी अगेन स्टार्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन. वी सॉल्व a previous question in a more comprehensive way, practice question about accounting equation. Then we have seen effect of transaction on the financial statements, कि इनका financial statements के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. अब आप देखें अगर कि कैश में इंक्रीज आ रहा है तो जाहिर है एसेट्स पे फर्क पड़ेगा. एसेट इज अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट. फिर इनकम हुई तो इनकम का इफेक्ट आपकी नेट इनकम में जाता है. So we have to see the basic effect of these transactions on your financial statements. Then we have seen the statement of cash flows with its components. We have seen cash flow. It shows inflow and outflow of cash. एक चीज आपको बताता चलूं कि when you are studying accounting, you must use their terms.
कैश आई कैश गई, नो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस. अब वी हैव 3 कंपोनेंट्स ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमने देखा था कि आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो इज हैपनिंग ड्यू टू योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस. देन आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था कि आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपकी फाइनेंसिंग लग रही है, आप या तो विड्रॉ कर रहे हैं वहां से अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की थी, तो आपके पास इनफ्लो आ रहा है. सो इनफ्लो एंड आउटफ्लो थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. और तीसरा आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू देखा था कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो. फाइनेंसिंग मींस के आपकी सोर्स ऑफ फंड्स क्या है. आप कैपिटल लगा रहे हैं, दैट इज अ सोर्स. आप डेट्स लगा रहे हैं, सोर्स ऑफ फंड. आप डेट को पे कर रहे हैं, दैट इज योर आउटफ्लो. सो देयर वर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट. यू हैड कैश फ्लो थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जाहिर है आपने किसी को एक्सपेंसेस पे किए या आपको रेवेन्यू हुआ, दीज आर योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस. देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, and finally third component was your financing activities. Accounts classification, we have seen assets, liabilities, owner's equity, revenues and expenses. Whatever you are doing in accounting, there are basically 5 components, major 5 components होते हैं, फिर इनकी सब कैटेगरीज जितनी मर्जी बनाते जाएं, लेकिन मेनली आपके पास 5 होते हैं. assets, liabilities, owner's equity, these are the components of your balance sheet. Whereas revenues and expenses, these are the results of your business operations and which is a part of your income statement. अब आपके पास इनमें रेवेन्यूज के कई सोर्सेज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इट डजंट मैटर एट ऑल. क्लासिफिकेशन में आपने एसेट्स में देखा था कि यू हैव अ करंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. आपके पास ये 2 मेजर क्लासिफिकेशन थी. फिर लाइबिलिटीज में आपके पास शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज थी, और हमने इनको दरमियान में डिफरेंशिएट करने का एक चीज ये देखी थी कि एनी एसेट दैट कैन बी लिक्विडेटेड इनटू कैश आर कन्वर्टेड इनटू कैश एंड दे आर कंज्यूम्ड विद इन 1 ईयर, दैट इज योर करंट एसेट. 1 साल से जब ज्यादा होते जाएंगे, दैट बिकम्स योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. एक चीज और बताता चलूं आपको कि आपका जो बिजनेस की टाइप है वो बताती है आपको कि ये आपका करंट एसेट है या ये आपका फिक्स्ड एसेट है या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है. अगर आप बिजनेस बिल्डिंग्स की परचेज एंड सेल का कर रहे हैं तो वो आपकी करंट एसेट्स में आएगा, और अगर आप बिजनेस किसी और चीज का कर रहे हैं तो बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का पार्ट बन जाती है. लाइबिलिटीज अगेन आपको बता दिए कि इफ दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश दे आर बीइंग पेड within 1 year, that is a part of your short term liability या current liability, या जिसको आप अगर पे करेंगे 1 साल से ज्यादा में तो that becomes a part of your long term liability. Owner's equity, you already know about it. Revenues and expenses, अब डिपेंड करता है कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस की टाइप्स क्या हैं. मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स के थ्रू होगा, ट्रेडिंग है, सेल्स के थ्रू होगा, और अगर आपकी सर्विसेज है तो फिर आपकी वो फीस होती है वहां पे. एक्सपेंसेस में भी आपके पास इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं. देन वी हैव सीन अ टी अकाउंट. एक टी जो आपका अल्फाबेटिक टी है, आपने उसके थ्रू अकाउंट्स अपना मेंटेन करना होता है. लेफ्ट साइड ऑफ द टी अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट, राइट हैंड साइड ऑफ द टी इज कॉल्ड क्रेडिट. देन वी हैव सीन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट अकाउंट्स. अब आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखे थे कि एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट. लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, और अगर डिक्रीज होंगी तो डेबिट. ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट. सो एसेट्स हमेशा अपोजिट चलते हैं लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी का, या आपकी लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी अपोजिट चलते हैं आपके एसेट्स का. देन इट वाज एन एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 कि इन 2 लेक्चर्स में हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हुआ था, और हमने यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी देख लिए थे, और हमने कहा था कि आपके नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं किसके, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी उसको डिस्कस करेंगे. सो चैप्टर नंबर 2 वाज एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस, कि आपने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और उनका आपने एनालिसिस करना होता है. इट वाज अ स्टार्ट ऑफ
चैप्टर नंबर 2। पहले 2 लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया था। नाउ कमिंग टू द लेक्चर नंबर 3, इट वाज द स्टार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। हमने देखा था रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में हमने बैलेंस शीट का देखा था आइटम्स, और अब इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स। तो आपकी अगर रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं तो आपकी क्रेडिट होता है। ये बिल्कुल आपको अगर इस तरह मैं बता दूं कि एसेट्स प्लस ये एक्सपेंसेस, दे गोज इन द सेम डायरेक्शन, वेयर एज liabilities plus owner's equity plus revenue, they goes in the same direction। अब आपको अगर ये आइडिया हो जाता है तो फिर आप खुद देख सकते हैं कि इनके रूल्स क्या बन सकते हैं। फिर हमने देखा था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम मींस के एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। आपका एक चीज अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी क्रेडिट लाजमी होगी। और हमने देखा था एक एसेट अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा एसेट डिक्रीज करता है, या फिर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करती है, या फिर आपकी ऑनर्स इक्विटी इफेक्ट होती है। हर एक ट्रांजैक्शन की डबल इफेक्ट होते हैं और हमने इसको बड़े डिटेल में देखा था। देन वी हैव सीन नॉर्मल बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स के आपके जो एसेट्स और एक्सपेंसेस है इनके नॉर्मल जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू, इनके नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होते हैं। देन सिस्टम टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस, हमने देखा था कि उसके सिस्टम क्या होते हैं एनालाइज करने के लिए, कि पहले आप एनालाइज करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं और फिर आप इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं सिस्टम को। और उसमें अगर कोई लूप होल होता है तो वो आप फीडबैक के थ्रू चेक कर सकते हैं कि जो आपने एनालिसिस किया था, जो एनालाइज किया था, क्या वो ठीक किया था कि नहीं किया था। फिर जनरलाइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, यहां से आपका अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है। आपका अकाउंटिंग साइकिल का स्टार्ट ही यहां से कि आपने जनरल एंट्री की, आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को आपने जनरलाइज किया, उसको लिखा आपने कि ये डेबिट हो रहा है और ये आपका क्रेडिट हो रहा है। देन यू हैव पोस्टेड दीज जनरल एंट्रीज इनटू योर लेजर अकाउंट्स। और लेजर अकाउंट्स का हमने देखा था कि उसका फॉर्मेट भी क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। टी अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, यानी अकाउंट फॉर्म में कि एक साइड आपकी डेबिट है और दूसरी आपकी क्रेडिट है। हमने इसका फॉर्मेट भी देखा था। देन वी हैव डन सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था कि आपने एक जनरल एंट्री को कैसे लेजर में गए, लेजर्स आपने इनके फिर एंड पे बैलेंस निकाले थे, जो आपका लेजर था उसका आपने फिर बैलेंस बनाया था कि अब इनके इतने फाइनल बैलेंसेस मौजूद हैं। सो दैट वाज एन एंड ऑफ लेक्चर नंबर 3। इन लेक्चर नंबर 4 वी अगेन स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस। थोड़ा सा ओवरव्यू किया था ट्रांजैक्शंस के बारे में। व्हाट आर बेसिकली द ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन को मैंने आपको बताया है, आई जस्ट रिपीट इट अगेन, कि ट्रांजैक्शंस मीन्स के any event that has an economic value on the financial position of the organization। अब आपके then we have seen rules of debit and credit, के उसके रूल्स क्या रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के दोनों के, आपका इनकम स्टेटमेंट आइटम्स और बैलेंस शीट आइटम्स के। फिर उनको हमने जनरलाइज किया था इसके प्रॉपर क्वेश्चन करके, पोस्टिंग इनटू द लेजर्स अकाउंट एंड बैलेंसिंग द लेजर्स अकाउंट्स। आपने ये सारी इस लेक्चर में इसकी रेपिटेशन की थी कि कैसे एक डिफरेंट क्वेश्चन के साथ कि आपने कैसे जनरल एंट्रीज की, कैसे उनको लेजर्स में पोस्ट किया, और फाइनली आपने उनको कैसे उनके बैलेंसेस बनाए थे कि नेट बैलेंसेस अब आपके कितने हैं जो आपने कैरी फॉरवर्ड करने हैं। दैट वाज एन एंड ऑफ लेक्चर नंबर 4। नाउ वी रीच अप टू लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में आपने जो बैलेंसेस थे, पीछे जितने भी आपने ट्रांजैक्शंस की थी उनके जर्नल में पोस्ट किया था, लेजर में लेकर आए थे, लेजर के जो बैलेंसेस थे यू पुट इनटू देयर ट्रायल बैलेंस। हर एक का बैलेंस आपने लेजर अकाउंट का उनके ट्रायल बैलेंस में लगाया था कि उनका ट्रायल बैलेंस क्या होता है। वी हैव सीन कि आपके पास जितने भी लेजर अकाउंट्स थे उनमें हर एक पे एंड पे आपने एक बैलेंस निकाला था, और हमने देखा था कि उनके नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं, तरीकाकार भी हमने देखा था उसका।
आप देखते हैं कि नॉर्मल बैलेंस में पहले आपने उनका टोटल करना है, फिर आप जो उनका दूसरी साइड होती थी, जो उसके काउंटर एंट्री होती थी, काउंटर साइड होती थी, फिर आप उसका टोटल करते थे। उसका डिफरेंस जो होता था दैट यू ऑलवेज पुट इट इन योर बैलेंस, और उस बैलेंस को आपने फिर ट्रायल बैलेंस में लेके आए थे। ट्रायल बैलेंस में आपने देखा था कि नाउ योर डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू योर क्रेडिट साइड। उस ट्रायल बैलेंस पे आपने सारे कंपोनेंट्स मेंशन किए थे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, नोट्स रिसीवेबल्स, योर इन्वेंट्रीज, योर फिक्स्ड एसेट, लैंड थी आपकी, बिल्डिंग थी आपकी, फिर आपके रेवेन्यूज थे, एक्सपेंसेस थे आपके, हर एक ऑनर्स इक्विटी ड्राइंग्स, हर एक को आपने उसमें लिस्ट किया। दैट इज कॉल्ड योर चार्ट ऑफ अकाउंट। और फिर उनका आपने टोटल देखा कि योर डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू योर क्रेडिट साइड। यही आपका रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है डबल एंट्री सिस्टम में, कि आपने जो चीज डेबिट की उतनी ही आपकी क्रेडिट भी होनी चाहिए। देन वी प्रिपेयर्ड अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस के जो कंपोनेंट आपके इनकम स्टेटमेंट के थे, यानी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, उनको आप इनकम स्टेटमेंट में ले गए, और जो आपके आइटम बैलेंस शीट के थे यानी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, उसको आप उसमें अपनी बैलेंस शीट में ले गए। तो उससे आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई। देन वी हैव सीन एरर्स आर मिस्टेक इन द ट्रांजैक्शंस। आपने देखा कि आपकी एरर्स और जो मिस्टेक्स थी उनका इफेक्ट आपकी ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, इसको हमने बड़ी डिटेल में देखा था। देन वी हैव सीन दैट एरर्स विल नॉट कॉज द ट्रायल बैलेंस टू बी अनइक्वल। ये भी हो सकता है कि आपके जो एरर्स हैं, एक तो एरर्स आपके डेबिट और क्रेडिट को अनइक्वल कर देंगी, लेकिन कुछ ऐसी एरर्स होती हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अनइक्वल नहीं करती, उनको इक्वल ही रखती हैं। उसकी क्या रीजंस हो सकती है वो भी हमने बड़ी डिटेल में देखी थी कि इन केस आपने एक एंट्री नहीं की, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो वो कैसे अनइक्वल हो सकता है। देन वी हैव सीन कि आपके पास एक एंट्री है, उसकी अमाउंट आपने डेबिट में भी उतनी ही लिखी लेकिन वो गलत अमाउंट थी, क्रेडिट में भी उतनी ही लिखी लेकिन वो भी आपकी गलत अमाउंट थी। ये भी एक रीजन हो सकती है, ठीक है। देन करेक्शन ऑफ एरर्स वी हैव सीन कि आपने इनको फिर करेक्ट कैसे करना है, कि एक एंट्री है जो गलत हो चुकी है उसको पहले आपने ठीक करना है, तो वो ऑफसेट होगी, फिर आपने एक नई एंट्री करनी होती है। देन फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, आपने देखा था कि फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में जिस तरह हमने शुरू में किया था, डेट इक्विटी रेशियो देखी थी, तो अब यहां पर आपने कंपैरिजन किया था। लेक्चर नंबर 5 में आपने कंपैरिजन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, करंट स्टेटमेंट विद द सेम इन द प्रायर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कि आप पिछले साल की स्टेटमेंट को इस साल की स्टेटमेंट के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। जब आपके आइटम्स, एक आइटम करंट एसेट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है, करंट लाइबिलिटीज के साथ कंपेयर की जा रही है, पिछले साल की और इस साल की, तो दैट इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आप देख रहे हैं कि पिछले साल आपकी कैश कितनी थी, इस साल कितनी है, पिछले साल आपकी बिल्डिंग कितनी थी, इस साल बिल्डिंग कितनी है, पिछले साल आपकी सप्लाईज कितनी थी, इस साल आपकी सप्लाईज कितनी है। यू आर मेकिंग एन एनालिसिस। तो आप जब डिफरेंट ईयर्स का एनालिसिस सेम आइटम्स के साथ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड योर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। एंड दिस वाज योर एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। आपने लेक्चर नंबर 5 में अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर दिया हुआ था। इसमें आपने क्या किया था, इसमें कंप्लीट आपको बता दूं मैं, चैप्टर नंबर 2 में दैट स्टार्टेड फ्रॉम लेक्चर नंबर 3, 4 एंड 5, 3 आपने जो लेक्चर्स देखे थे उसमें आपने रूल्स देखे डेबिट और क्रेडिट के, आपने जनरल एंट्रीज की हैं, उन जनरल एंट्रीज को आपने लेजर्स में पोस्ट किया, लेजर्स के बैलेंसेस को आपने ट्रांसफर किया ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। फिर आपने इसमें कॉमन मिस्टेक्स देखी थी कि क्या कॉमन मिस्टेक्स आपकी कैसे क्या हो सकती हैं, उनको आपने फिर करेक्ट कैसे करना है, और फाइनली आपने एक ब्रीफ सा एक आइटम लिया था, उसका आपने एनालिसिस किया था। सो इन द next we studied about our chapter number 3. This chapter number 3 was consisted about a matching concept and adjusting process. Matching concept was very important. उसकी रीजन क्या थी कि आपने जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस किए हैं उनको आपस में मैच करना होता है। ये नहीं है कि आपने रेवेन्यू किसी और एक्सपेंस के थ्रू किया और एक्सपेंस आपने कोई और उठा लिया है। आपने वो रेवेन्यू उठाना है कि जिसके अगेंस्ट आपने एक्सपेंसेस किए, और आपने एक्सपेंसेस वो लेने हैं कि जिसके अगेंस्ट आपने रेवेन्यू जनरेट किया।
कोई और आइटम आपका था, वो किसी और पर्पज के लिए यूज हुआ, लेकिन आप उसको ऐड इस रेवेन्यू के साथ कर रहे हो, तो दैट इज मिसमैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि आपने वो एक्सपेंसेस लेने हैं जो इन रेवेन्यूज को जनरेट करने के लिए इनकर हुए, या आपने वो रेवेन्यू लेना है जिसके अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस हुए। सो वी हैव सीन एडजस्टिंग प्रोसेस, दैट वाज अ नेक्स्ट फेज ऑफ आवर अकाउंटिंग साइकिल, कि आपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो बना दिया, दरमियान में कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती हैं कि दे नीड सम एडजस्टमेंट्स, जो आपको मैंने बताया, कई दफा बताया था आपको कि सम टाइम इट डज हैपन दैट दे आर एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन टू यू, वेयर एज सम टाइम nobody tell you that this entry requires an adjustment. So we will see in this lecture number 6, we discussed about matching concept and adjusting process. Then we have seen reporting revenues and expenses, और इसमें हमने बड़ा डिटेल से देखा था कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। वी हैव, थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ इसमें कि वी हैव कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के यू रिकॉर्ड योर ट्रांजैक्शन व्हेन यू रिसीव्ड कैश। ट्रांजैक्शन आपकी हो चुकी है, लोन पे हुई है, उधार पे हुई है, इट डजंट मैटर, आपने उनको एक्सक्लूड कर देना है। आपने सिर्फ वो ट्रांजैक्शन ऐड करनी होती है जिसमें कैश आपके पास इनफ्लो हो चुका हो या कैश का आउटफ्लो हो चुका हो। Whereas accrual basis of accounting tells that apart from any cash receipts or payments, you have to record the transaction either you have received cash or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैश रिसीव की है या नहीं की, जब ट्रांजैक्शन हो चुकी है तो आपने उसको फौरन रिकॉर्ड कर लेना होता है। आपने सर्विसेज परफॉर्म की, कैश आपको नहीं मिली, आपको वो रेवेन्यू बन चुका है, आपने उसको रिकॉर्ड करना है। आपने एक्सपेंसेस कर दिए, पेमेंट नहीं की, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। सूनर और लेटर यू हैव टू पे द कैश। सो एनी ट्रांजैक्शन, either you have received cash or not, it doesn't matter, you have to record transaction that goes in the accrual basis of accounting. Then we started our next system with the unadjusted trial balance. हमने unadjusted trial balance देखा जो हमारा कैरी फॉरवर्ड था पिछले चैप्टर से, और फिर हमने देखा कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपके क्या होते हैं, कि कंप्लीट, जिसमें आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, सब की डिटेल आप उसमें मेंशन कर रहे होते हैं कि ये मैक्सिमम आपके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं दैट वुड बी यूटिलाइज्ड इन योर क्वेश्चन। सो दैट वाज एन एंड ऑफ लेक्चर नंबर 6. देन वी कंटिन्यूड आवर दिस चैप्टर नंबर 3 इन द लेक्चर नंबर 7, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड एडजस्टिंग प्रोसेस। इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दी थी। फिर हमने एडजस्टिंग एंट्रीज देखी थी, डेफर्ड एक्सपेंसेस, जिसको आप प्री पेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी एक्सपेंसेस की, और इसकी हमने एग्जांपल ली थी रेंट की, कि आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया, आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दी, तो वो आपके लिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होगी, प्री पेड आपका रेंट होगा। तो जो ही टाइम पीरियड गुजरता जाएगा वो आपकी एक्सपायर होती जाएंगी और वो आपके एक्सपेंस बनते जाएंगे। अब अगर आपको ना भी बताए तो आपने उसकी खुद एडजस्टिंग एंट्री करनी होगी। देन वी हैव सीन डेफर्ड रेवेन्यूज, यानी अनअर्न्ड रेवेन्यू, कि आपको पेमेंट एडवांस में लोग कर गए, आपके कस्टमर्स ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी है, बट यू हैव नॉट येट परफॉर्म्ड योर सर्विसेज। जब आप सर्विसेज परफॉर्म करते जाएंगे वो आपका रेवेन्यू बनता जाएगा, इससे पहले वो आपकी लाइबिलिटी है। देन अक्रूड एक्सपेंसेस, यानी अक्रूड लाइबिलिटीज, कि आपके एक्सपेंसेस हो चुके हैं बट यू हैव नॉट येट पेड, जब आपने पे नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी है। अब इसको हमने देखा था वेजेस के बारे में लेक्चर नंबर 7 में, कि वेजेस आपने वेजेस आपकी इनकर्ड हो चुकी हैं, आपके लेबर ने काम कर लिया हुआ है, महीना गुजर गया, लेकिन आपने अभी तक उनको पेमेंट नहीं की। सो यू हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन योर एडजस्टिंग एंट्री। देन एक्रूड रेवेन्यूज, कि आपने सर्विसेज परफॉर्म कर दी हैं एडवांस में, लेकिन आपको अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो आपके ये एक्रूड एसेट्स होते हैं कि आपने उनसे अभी कलेक्ट करना, ये आपके रिसीवेबल्स हैं। आपने महीना खत्म हो गया, किसी का जो काम करना था वो कर दिया, लेकिन आपको अभी तक कैश नहीं मिली। सो दीज आर योर एक्रूड रेवेन्यूज। देन वी हैव सीन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपके कौन कौन से होते हैं, कि
आपके और हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि आप उसको फिक्स्ड एसेट नहीं कहते, आप उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है, फिर इनकी हमने डेप्रिसिएशंस भी देखी थी कि लैंड की तो ज़ाहिर इन्फिनिट लाइफ होती है तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन आपके जो बिल्डिंग है उसकी डेप्रिसिएशन होती है। इक्विपमेंट है, 1 ईयर से बाद ख़त्म हो जाना है उसने, फर्नीचर है 1 ईयर से बाद उसने ख़त्म हो जाना है, सो दैट बिकम्स योर डेप्रिसिएशन। एंड देन वी हैव सीन इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग एडजस्टमेंट्स, कि अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को ओमिट कर दें तो फिर आपके रेवेन्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और आपके एक्सपेंसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और फाइनली आपकी कंपोनेंट्स ऑफ जो बैलेंस शीट है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं करते तो फिर आपकी जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो या तो ओवर स्टेट हो जाएंगी या अंडर स्टेट हो जाएंगी, वो फिर ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रही होंगी। तो आपके लिए एडजस्टिंग एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन द लेक्चर नंबर 8 वी कंटिन्यूड दिस प्रोसेस। थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया गया था, ओवरव्यू दिया गया था, इसमें आपके पास मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, डेफर्ड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यूज, एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड रेवेन्यूज के बारे में, फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। देन वी रीच अप टू इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग एडजस्टमेंट्स, अगर आप एडजस्टमेंट्स को छोड़ देते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होगा। देन वी हैव सीन समरी ऑफ बेसिक एडजस्टमेंट्स, के फिर हमने एक पूरे के पूरे एक स्लाइड देखी थी जिसमें आपको डिटेल में शो कर दिया गया था कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो क्या इफेक्ट होगा, इस एडजस्टिंग एंट्री को छोड़ देंगे आप तो उसका क्या इफेक्ट होगा। वी चेक्ड इट इन डिटेल। देन फाइनली वी रीच अप टू एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। आपने स्टार्ट कहां से किया, जर्नल एंट्री से, लेजर में गए, ट्रायल बैलेंस बनाया, एडजस्टमेंट की। अब उन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट आपने अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर आना है। जब तक आप एडजस्टमेंट का इफेक्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं लेकर आएंगे तो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस यूजलेस होंगी। तो फिर आपने उन एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट अपने जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसके थ्रू आपने चेंज करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। देन फाइनली वी मेड अगेन अ स्मॉल एनालिसिस। हर चैप्टर के जिस तरह एंड पे हम करते रहे, पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस देखा था, अब इस चैप्टर पे हमने वर्टिकल एनालिसिस देखा है। वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है ये थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूं कि आप सेम ईयर का डाटा किसी एक स्पेशल आइटम के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अब यहां पर आप कंपैरिजन नहीं कर रहे कि फॉर एग्जांपल 2011 को 2010 के साथ आप एनालाइज कर रहे हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन वर्टिकल में आप एक ही साल लेते हैं और उसके कंपोनेंट्स का आपस में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ सेल्स थी, सेल्स आपके एक्सपेंसेस आपके सेल्स का कितने % है, ये वाला एक्सपेंस आपके जो सेल्स है इसका कितना वो इसके सेल्स या आपकी नेट इनकम को कम कर रहा होता है। तो ये आप सेम ईयर में सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपस में एनालिसिस कर रहे होते हैं आप आइटम्स का। सो ये डिफरेंस होता है हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का। देन इन लेक्चर नंबर 8 वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 3। लेक्चर नंबर 8 तक हमने अपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया हुआ था। नाउ द चैप्टर नंबर 4 वाज कंसिस्टिंग द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अब आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तो बना दिया, देन नेक्स्ट क्या फेज होगा आपका, अब यहां पर आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसमें आपने नेक्स्ट फेज में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से नेक्स्ट फेज में आपने जाना है। इसमें हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किया था अगेन लेक्चर नंबर 9 में, बेसिक 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल कौन कौन से होते हैं। फिर आपने जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया तो उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। यही स्टेप होता है आपका कि जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज और फाइनली आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। ये तो एक आपकी अप टू 6 स्टेजेस हैं कि आपने अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से आपने अपनी 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। फिर यहाँ पर आपने एसेट्स की अगेन क्लासिफिकेशन की, जो मैंने आपको शुरू में बताई है, इसको थोड़ा सा आपको रिपीट किया यहाँ पे कि आप एसेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थोड़ा सा कोशिश ये करें आप कि जब आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो आप उसकी जो हायरार्की है अपने आइटम्स की इसी तरह रखें जिस तरह आपने उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके जाना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कैश वन फर्स्ट कंपोनेंट एंड दिस इज मोस्ट लिक्विड एसेट ऑफ द बिजनेस, तो आपका ये करंट एसेट है। फिर देखें अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा है, तो करंट एसेट्स शुरू में आ जाएं, फिर आपके फिक्स्ड एसेट उसके बाद आ जाएं, फिर रेवेन्यूज आ जाएं आपके, फिर एक्सपेंसेस आ जाएं आपके। तो इसी तरह आपने उनकी हायरार्की बनानी कि पहले आपके कंपोनेंट सारे के सारे बैलेंस शीट से रिलेटेड, फिर आपके इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम्स आ जाए। और उसको हमने फिर डिफरेंट हाईलाइट करके भी आपको दिखाया था लेक्चर नंबर 9 में कि किस तरह आपने उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। देन वी हैव सीन वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है इसके बारे में बताया कि वर्कशीट शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर बेसिक अकाउंटिंग साइकिल। हमने इसको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट किया, एडजस्टमेंट की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया और फाइनली आपने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी थी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दी थी, और उसका स्ट्रक्चर देखा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो दिस वाज लेक्चर नंबर 9। इन द लेक्चर नंबर 10 अगेन वी स्टार्टेड आवर वर्कशीट। इससे पहले हमने अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट किया था नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में। अब यहाँ पर हम वर्कशीट के थ्रू उसको कंप्लीट कर रहे हैं कि आपने वर्कशीट के थ्रू कैसे करना है। मैंने आपको बताया है कि वी स्टार्टेड फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, देन एडजस्टिंग एंट्रीज एंड देयर इफेक्ट ऑन एडजस्टमेंट कॉलम्स, कि आपने उसको स्टार्ट किया एडजस्टिंग एंट्रीज से और उनका इफेक्ट आप जो है वो लेके गए एडजस्टमेंट का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और कंप्लीट आपने फाइनल में जो एक थर्ड कॉलम था आपका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट, और फाइनली थर्ड कॉलम पे पहुंच गए आप अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो आपने ये काम यहाँ पर इस लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 9 तक आपने सारे का सारा काम नॉर्मल कोर्स में किया था और बेसिक हमने वर्कशीट के बारे में देखा था। लेक्चर नंबर 10 में हमने वो सारे का सारा अब काम वर्कशीट पर उठा लाए और आपने देखा था कि उसका आपके पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का कॉलम था, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था आपके पास, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट की, फिर आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दिया। यहां तक आप पहुंच चुके, अपना काम आपने यहां तक कर लिया हुआ था। ये वर्कशीट का आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि हर एक में आपने डेबिट और क्रेडिट, हर एक में फर्दर आपने कॉलम्स बनाए थे डेबिट और क्रेडिट के, डेबिट एंड क्रेडिट, हर एक के सेपरेट आपने कॉलम्स बनाए थे। Then in the lecture number 11 again we started from the structure of worksheet, unadjusted trial balance पे गए, एडजस्टिंग एंट्रीज की और उनका इफेक्ट देखा एडजस्टमेंट कॉलम्स के ऊपर, देन एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज इन एडजस्टेड कॉलम, फाइनली वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट हमने 2 और कॉलम बनाए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद, इनकम स्टेटमेंट का कॉलम और बैलेंस शीट का कॉलम, कि जो कॉलम आपका रिलेट करता था इनकम स्टेटमेंट के साथ, आइटम्स थे वो इनकम स्टेटमेंट में ले गए, जो बैलेंस शीट का था वो बैलेंस शीट में आपने लिख दिए। आपने ये सारा काम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया होगा वर्कशीट के अंदर। आपने नेक्स्ट 2 और कॉलम ऐड किए, इनकम स्टेटमेंट का कॉलम और बैलेंस शीट का कॉलम। अब आपको ये एक बताता चलूँ कि वेन एवर यू प्रिपेयर योर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, before that your debit and credit must be equal, but now when you have reached in the income statement their debit and credit will not be equal, कभी भी इक्वल नहीं होंगे वो, क्योंकि आपके रेवेन्यूज हाई होते हैं, एक्सपेंसेस कम होते हैं, और फिर आपके जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं दे विल नॉट बी इक्वल, क्योंकि उसका जो डिफरेंस होता है, जो आपने इनकम स्टेटमेंट में देखा कि रेवेन्यूज में से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए, नेट इनकम आया, उस नेट इनकम को आपने फिर कैपिटल वाली साइड पे लेके जाना है बैलेंस शीट में।
तो फिर उसमें उसका इफेक्ट आएगा, तो तब जाकर आपकी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल होगी। सो दैट वाज लेक्चर नंबर 11। इसमें हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के कॉलम्स बनाकर उसका डाटा उसमें पुट किया था। इन द लेक्चर नंबर 12 वी स्टडीड अबाउट अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या होता है, देन इफेक्ट ऑफ ओमिटिंग एडजस्टमेंट्स। इसमें हमने देखा कि अगर आप ये, अब वर्कशीट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप अगर उसको छोड़ देते हैं, अब वर्कशीट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि इन केस यू ओमिट योर एडजस्टमेंट्स, क्या होगा, वी हैव सीन द समरी ऑफ बेसिक एडजस्टमेंट्स, कि उनको आप ओमिट कर दें तो क्या होगा। और फाइनली हमने प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट देखी थी, क्योंकि ये हम अब वर्कशीट के कॉन्टेक्स्ट में सारे का सारा काम कर रहे हैं। देन फाइनली आपने जो मेन काम किया था लेक्चर नंबर 12 में, दैट वाज क्लोजिंग एंट्रीज। हमने देखा था कि देयर आर सम परमानेंट अकाउंट्स एंड सम आर टेम्पररी अकाउंट्स। अब आप जब अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं तो आपने परमानेंट अकाउंट्स को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, उनके बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और जो आपके टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। और वो क्लोज किस में होते हैं, आपके इनकम समरी अकाउंट में। उनका इनकम समरी अकाउंट एक बनता है, उसमें आप उनको क्लोज कर रहे होते हैं, और उनको क्लोज करने के बाद फाइनली वो चले जाते हैं आपके इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी से आपके कैपिटल अकाउंट में वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने टेम्पररी अकाउंट्स को क्लोज कर देना होता है, और इसका क्लू ये है कि टेम्पररी अकाउंट्स आर दोज विच आर एडेड इन द इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि वो साल कंप्लीट हुआ, ऑपरेशंस कंप्लीट उस साल के, अब आपने जनवरी 1 से नए सिरे से काम करना होता है कि अब जनवरी से 31 दिसंबर तक हमने जो काम किया उसका नेट रिजल्ट्स क्या रहे, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ। ये करने के बाद फिर आपने जो नेक्स्ट था, दैट मेड योर आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, या इसको कहेंगे कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, कि आपने अब जो कैरी फॉरवर्ड कर, क्योंकि आपने टेम्पररी अकाउंट्स तो क्लोज कर दिए, वो तो अब आगे शिफ्ट नहीं होंगे। हाँ, जो आपके परमानेंट अकाउंट्स थे, नाउ दे वुड बी कैरी फॉरवर्ड इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो वो आपके कौन से होंगे, दे आर नॉर्मली द अकाउंट्स ऑफ योर बैलेंस शीट, कि ये अब आपके पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, एंड दैट वुड बी अ कंप्लीशन ऑफ योर वर्कशीट। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट हुआ। यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 में हमने इन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट किया प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। एक स्टार्ट किया अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, एक नया क्वेश्चन लिया था, नए क्वेश्चन में हमने फिर उसको चेंज किया, डाटा को चेंज करने के बाद उसके एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, उससे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई, उनकी क्लोजिंग एंट्रीज की, ताकि हमें पता चले कि एक ही सीक्वेंस में तो नहीं हम जा रहे, क्योंकि डाटा भी चेंज हो सकता है, ट्रांजैक्शंस भी चेंज हो सकती हैं, आपकी हर चीज़ चेंज हो सकती है। जब आपकी सारी की सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं तो फिर आपने जो है वो ये भी देखना है कि इनका इफेक्ट क्या होगा। आपके पास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपके पास सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब जिस तरह मैंने अपने लास्ट लेक्चर 31 में आपको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का क्वेश्चन दिया है कि दैट वुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 सितंबर और आप 30 सितंबर तक पहुंच गए, और आपने स्टार्ट उसको करना है, वही 7 स्टेप्स, उसके 7 स्टेप्स हैं। जनरल एंट्री से पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पे आपने आना है, इंस्ट्रक्शंस भी आपको बताई। तो सेम यहाँ पर हमने लेक्चर नंबर 13 में डिफरेंट डाटा लिया था और फिर उसकी हमने ट्रांजैक्शंस की थी, और फाइनली वी रीच अप टू आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। फिर हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद भी लिया था, सो दैट वी शुड बी वेरी फेमिलियर अबाउट दीज क्वेश्चंस। हमने एक खुद सॉल्व किया उस क्वेश्चन को, हैंड रिटन फॉर्म में सॉल्व किया गया था उसको, कि सेम वही अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट किया, एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, क्लोजिंग एंट्रीज की, और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने बना दिया था। सो दैट वाज लेक्चर नंबर 14, एंड ऑफ लेक्चर नंबर 14। 15 में हमने क्या किया था, लेक्चर नंबर 15 में वी स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन टू यू। मैंने आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था कि आप लोगों ने खुद उसको सॉल्व करना है,
डाटा आपके पास अवेलेबल था, सिंपल क्वेश्चन था, और आपको मैंने बता भी दिया था कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। फिर हमने एक सैम्पल इनकम स्टेटमेंट्स देखी थी कि सर्विस बिजनेस हो यानी बैंकिंग की हमने ली थी कि उसकी आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, क्योंकि दे हैव अ टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपकी सर्विस इंडस्ट्री टोटली डिफरेंट होती है, उसमें आपकी कोई प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और फिर हमने ट्रेडिंग और या मर्चेंडाइजिंग टाइप की इनकम स्टेटमेंट देखी थी कि वो कैसे होती है और वो कैसे काम कर रही होती है। तो उसके बाद आपने देखा था कि नेट इनकम कैसे इन दोनों सैम्पल इनकम स्टेटमेंट्स में कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, और उसको माइनस करने के बाद उनके एक्सपेंसेस की टाइप्स कौन सी होती है, उनको आप माइनस करते हैं तो देन वी रीच अप टू द नेट इनकम। एंड दिस वाज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर हमने अपना चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर दिया हुआ था और हमने अपना अकाउंटिंग साइकिल भी कंप्लीट कर दिया था। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ 7 steps we started from journal entries. Journal entries were posted into the ledger accounts. Ledgers balances are brought into the trial balance. Then we made some adjusting entries, and then these adjusting entries effects were brought into the adjusted trial balance. Then we prepare our financial statements, and after financial statements we made some closing entries, and then from closing entries to reach up to the पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। और ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया था, जो लेक्चर नंबर 15 में आके एंड हुआ है। सो वी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 5 विद अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल्स। बिफोर दैट अप टू चैप्टर नंबर 15 वी हैव टोटली फोकस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन देखी है, उसमें हमने फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं उनको देखा, और आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें जो अकाउंटिंग साइकिल यूज़ किया जाता है उसको बड़ी डिटेल से हमने देखा है। इसलिए उस पर कुछ लेक्चर्स भी ज़्यादा लगे हैं, सो दैट वी शुड बी वेरी फेमिलियर अबाउट दीज स्टेप्स, 7 steps ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। नाउ आफ्टर completion of chapter number 4 we started our chapter number 5. This was about an accounting systems and internal controls. इसमें आपको इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बताया गया कि आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसकी, दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द इंटरनल कंट्रोल, सो दैट के एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी इजीली डिटेक्टेड। पहले तो कोशिश ये होगा कि उसको प्रिवेंट ही किया जाए, इन केस वो हो भी जाता है तो फौरन ही डिटेक्ट हो जाए और फिर आप फौरन ही उस पर रिएक्ट कर दें। जब भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं तो आपने अपना सिस्टम ऐसे बनाना होता है, ये जो पीछे हमने सारे के सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, कि आपने अपना सिस्टम ऐसे बनाना होता है कि वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। सो वी स्टार्टेड इन अवर लेक्चर नंबर 16 बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। देन वी हैव सीन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स इसके पढ़े थे, 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हमने, कि आपने कैसे उसको प्रिवेंटिव बनाना है, कैसे रिएक्टिव बनाना है, कैसे डिटेक्टिव बनाना होता है। देन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो जो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें आपने ये जो 3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि प्रिवेंटिव आपने सिस्टम उसका बताना है, डिटेक्टिव बताना है, रिएक्टिव बताना है, वो किस पर्पज़ के लिए होती हैं, कि ताकि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके, आप उसमें प्रॉपर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस करें, आप उसमें प्रॉपर अपनी जो एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको ठीक करें, आपके प्रोसीजर्स एफिशिएंट और इफेक्टिव होने चाहिए। ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि जिसकी बेस पे आप अपना इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं। और आपके इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अगर इनको आप इंप्लीमेंट करें तो वो आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। 1 इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, आपने एनवायरनमेंट को इस तरह बनाना है कि उसमें कंट्रोल फैक्टर हो, कि समबडी इज लुकिंग यू, योर वर्क कैन बी चेक्ड बाय अनदर पर्सन, एक उनके ऊपर प्रेशर हो जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं। देन रिस्क असेसमेंट, कि आप
इस तरह सिस्टम बनाना कि रिस्क फौरन ही असेस हो जाए। थर्ड में कंट्रोल प्रोसीजर्स के आपने प्रोसीजर्स ऐसे बनाने हैं जो मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन, कि इस तरह का आपका प्रोसीजर हो कि फौरन ही डिटेक्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम हो। अव्वल तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि पता है कि काम नहीं हो सकता, यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई भी मिसयूज एसेट्स का नहीं हो सकता। देन मॉनिटरिंग, एक कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसके ऊपर। फाइनली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर आप एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करें और एम्प्लॉयज़ आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो कम्युनिकेट कर रहे हो। ये एक आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। देन what could be the abuses or consequences if you will not implement proper internal control system, इसको हमने बड़ी डिटेल से देखा था, I don't need to go in the detail, इसको आप खुद देखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें थी। फिर कौन कौन से क्लूज हो सकते हैं, हमने क्लूज भी पढ़े थे, उसमें से जस्ट आपको बड़े मतलब इंफॉर्मेटिव टाइप के बता दूं कि फॉर एग्जांपल कोई भी एम्प्लॉय लीव पे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, कि वहाँ पे कोई और आदमी आएगा और वो फौरन ही वहाँ से पकड़ा जाएगा। तो इस तरह की और भी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी थी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। मैंडेटरी लीव्स पे भेजा जाता है और वो नहीं जाते। सो ये इनके प्रॉपर डिटेल थी जो हमने देखी थी। यू शुड गो इन द डिटेल्स एंड लुक एट कि वो कौन कौन सी थी। देन इन द लेक्चर नंबर 17 वी डिस्कस्ड अबाउट मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, कि आप अगर खुद से अगर कोई सिस्टम बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, तो लेकिन वी शुड नो अबाउट द बेसिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कि क्या होता है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ लेजर विद रनिंग बैलेंस। अब टी अकाउंट ख़त्म हो गया, अब हम चले आए, वी रीच्ड अप टू द रनिंग बैलेंस मेथड कि आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन यू हैव अ नेट बैलेंस, कि अब हमारे पास कितना बैलेंस रह चुका है, कितना बैलेंस हो चुका है। आप फ़ौरन ही ट्रांजैक्शन को वहीं पे एडजस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश का बैलेंस आपके पास अवेलेबल है 10,000 का, आपने कहीं पे 1,000 की पेमेंट की, तो रनिंग बैलेंस मेथड आपको लेजर का बताएगा कि अब आपके पास 9,000 बाकी कैश अवेलेबल है। देन वी हैव सीन स्पेशल जर्नल्स। आपके स्पेशल जर्नल्स कौन से होते हैं, उनको बड़े डिटेल से देखा था। बेसिकली वी हैव 4 बेसिक टाइप ऑफ स्पेशल जर्नल्स। आपके पास सेल्स जर्नल था, परचेज जर्नल था, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट जर्नल। वी हैड 4 स्पेशल जर्नल्स। देन वी हैव सीन सब्सिडी लेजर्स। वो कौन कौन से होते हैं कि आपने सेल्स डिफरेंट कस्टमर्स को की होती है ऑन अकाउंट, तो आपने हर एक का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो उनका फिर एक कंट्रोल अकाउंट बनता है कि टोटल बैलेंसेस अब आपने रिसीव कितने करने हैं। सेम परचेजेस, यू हैव डिफरेंट सप्लायर्स, आपने हर सप्लायर से डिफरेंट अमाउंट कलेक्ट करनी होती, पे करनी होती है ऑन अकाउंट भी कोई चीज़ आपने परचेज की हो तो फिर आप हर एक का अलग से एक लेजर बनाते हैं कि आपने इस सप्लायर को इतना पे करना है, इस सप्लायर को इतना पे करना है। सो दैट इज डन विद द सब्सिडी लेजर अकाउंट्स। एंड देन वी स्टार्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू जर्नल्स। इन सब चीज़ों के बाद हमने जो पहला स्पेशल जर्नल था उसका फॉर्मेट देखा, कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है स्पेशल जर्नल को, और फिर उसकी ट्रांजैक्शंस देखी थी स्टेप बाय स्टेप कि आपने रेवेन्यू जर्नल में कैसे अपनी जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करना होता है, कैसे उनको जर्नलाइज करना होता है। वी हैड सीन इन दिस लेक्चर नंबर 17। देन इन द लेक्चर नंबर 18 वी अगेन डिस्कस्ड अबाउट अ फॉर्मेट ऑफ लेजर विद द रनिंग बैलेंस मेथड के उसका थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए, ओवरव्यू लिया था। देन वी हैव सीन अगेन स्पेशल जर्नल क्या होते हैं, सब्सिडी लेजर्स क्या होते हैं, और रेवेन्यू जर्नल्स को हमने प्रॉपर कंप्लीट किया था, उसका कंट्रोल अकाउंट बनाया था और कंट्रोल अकाउंट से आपने उसको फाइनल पोस्ट कर दिया था अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो दैट वाज द लेक्चर नंबर 18। इन द लेक्चर नंबर 19 वी अगेन गेव अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन एन ओवरव्यू ऑफ स्पेशल जर्नल्स क्या होते हैं, सब्सिडी लेजर्स क्या होते हैं। फिर उनको हमने बनाया भी था कि कैसे कैसे आपने उनके एंट्री को पोस्ट करना होता है उनके सब्सिडी लेजर्स में। रेवेन्यू जर्नल्स का हमने ओवरव्यू लिया था और फाइनली फिर हम कैश रिसीट जर्नल पे आए थे। आपने क्योंकि रेवेन्यू जर्नल इज रिलेटेड विद योर कैश रिसीट्स, सो फर्स्ट यू प्रिपेयर्ड योर रेवेन्यू जर्नल, स्पेशल जर्नल जो था आपका। अब एनी सेल्स दैट मेड ऑन अकाउंट इज पोस्टेड इनटू योर रेवेन्यू जर्नल्स।
उसके अगेंस्ट आपको जब कैश मिल रही होती है डिफरेंट कस्टमर्स से, सो यू पोस्ट इट इन योर कैश रिसीट जर्नल। इनके सेपरेट पेजेस बनाए होते हैं आपने। अब इनकी रेलेवेंसी है कि सेल्स के बाद आपको कैश रिसीट होती है, तो यू पुट इट इन योर कैश रिसीट जर्नल। और फिर इनसे रेलेवेंट जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी उनको आपने उनके जो रेलेवेंट सब्सिडरी लेजर्स थे उनके अंदर पोस्ट किया था। इन लेक्चर नंबर 20 we again briefly discussed about special journals, subsidiary ledgers, revenue journals, cash receipt journal, and we added up another journal that was your purchase journal. ये आपका थर्ड टाइप ऑफ स्पेशल जर्नल था कि यू परचेज रॉ मटेरियल, यू परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। तो आप जो भी ऑन अकाउंट परचेज करेंगे प्रोडक्ट को फ्रॉम योर सप्लायर्स, दैट इज ऑलवेज जर्नलाइज्ड इनटू योर स्पेशल जर्नल ऑफ परचेज, या आप परचेज जर्नल के अंदर उसको मेंशन करते हैं। फिर उनकी जो जर्नल एंट्रीज हैं, उनके जो सब्सिडी लेजर्स हैं, उनके अंदर आप पोस्ट करते हैं। तो हर एक का जो स्पेशल जर्नल है उसका सब्सिडी लेजर भी बनेगा। आपके रेवेन्यूज़ के स्पेशल जर्नल बनेंगे, कैश रिसीट्स के स्पेशल जर्नल बनेंगे, और फिर परचेज जर्नल के स्पेशल जो सब्सिडी लेजर्स हैं, हर एक का एक सब्सिडी लेजर बनता है। अब रेवेन्यू जर्नल, उसके अगेंस्ट आपको कैश मिलती है, तो अपडेट फिर आपके जो कैश रिसीट जर्नल है उसके सब्सिडी लेजर्स में ही हो जाएगा। परचेजेस का जो सब्सिडी लेजर है वो फिर जो नेक्स्ट हमने लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 21, उसमें हमने किया था कि आपके इसको आपके जो परचेज जर्नल है उसके अगेंस्ट आपने जो सप्लायर्स, डिफरेंट सप्लायर्स उनको पे करना था, तो अब आप पे कर रहे हैं, तो दैट इज डन इन योर कैश पेमेंट जर्नल। तो अपडेट क्या होगी परचेज जर्नल की? अपडेट कैश पेमेंट की आपकी कैश पेमेंट जर्नल में होगी। सो आपके जो ये पेयर्स बने हुए हैं कि रेवेन्यू जर्नल और कैश रिसीट जर्नल, इनका पेयर है और इनके सब्सिडी लेजर्स सेम होंगे। फिर आपके परचेज जर्नल और उसका जो पेयर है दैट इज कैश पेमेंट जर्नल, इसमें आपके सब्सिडी लेजर सेम होंगे, क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं ऑन अकाउंट पे, तो आपका सप्लायर है, आपने उसको पे करना है, तो पे कर रहे हैं तो फिर आपकी कैश पेमेंट जर्नल से उसी को आप अपडेट कर रहे हैं उसके सब्सिडी लेजर्स में। सो लेक्चर नंबर 21 वाज एन ओवरव्यू ऑफ आवर दिस चैप्टर। वी डिस्कस्ड अबाउट ब्रीफली इंटरनल कंट्रोल, special journal, subsidy ledgers, then revenue journal, cash receipt journal, purchase journal, and then cash payment journal, and finally we discussed about computerized accounting कि अब सारे का सारा डाटा अब शिफ्ट होता जा रहा है आपके computerized सिस्टम में। If you look at, we have given lot of examples about it कि आपकी ये ATM machines हैं, इनके अंदर सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं, आपके जो अकाउंटेंट्स हैं उनके पास सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। इसकी एग्जांपल आपको मैंने दी भी थी क्विक बुक की, कि क्विक बुक में आप सिंपल डाटा एंटर करते हैं और आपके पास जर्नल एंट्री हो जाती है। उसी को आप लेजर में देखना चाहें, उसी को आप ट्रायल बैलेंस में देखना चाहें, उसी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहें, तो जस्ट पुट अ क्यूरी ऑन इट, आपको सारे के सारे रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी हो चुकी हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट है हर एक चीज़ को चेक करना कि अब कैसे, मतलब हम एक एक एंट्री को पोस्ट करें, उसको फिर ट्रायल बैलेंस में लेके जाएं और फाइनली उसके एडजस्टमेंट्स करें। तो ये सारी एडजस्टमेंट अब आपकी ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम ने आपको आसानी दे दी है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है सॉफ्टवेयर हाउसेस की, कि अब वो सॉफ्टवेयर बनाकर दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट वो सर्विस चार्ज कर रहे होते हैं। सो दैट वाज एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा, स्पेशल जर्नल्स के बारे में पढ़ा, सब्सिडी लेजर्स के बारे में पढ़ा। स्पेशल जर्नल्स में हमने उनकी 4 टाइप्स देखी थी, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश रिसीट जर्नल और कैश पेमेंट जर्नल। और फिर फाइनली हमने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में बड़ा ब्रीफली देखा था। देन इन चैप्टर नंबर 6 वी डिस्कस्ड अबाउट रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्रीज। दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर and we started our work with the lecture number 22। हमने अकाउंट रिसीवेबल के बारे में देखा कि अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं।
नोट रिसीवेबल्स के बारे में देखा, वो क्या होते हैं, यानी एनी सेल्स दैट यू हैव मेड ऑन अकाउंट with the open account, that is your account receivable. And if you have made a sales and with the proper agreements, you put it all the things on the paper with the signature of both parties, that becomes your notes payable. उसमें टाइम पीरियड भी आपका allocated होता है कि इस टाइम पीरियड पे आपने इतनी अमाउंट पे करनी है, so that becomes your note receivable. Then during that lecture we have seen two terminologies, 210 and N30. 2/10 एंड N/30. इसका क्या मतलब था कि आप अगर 10 डेज के अंदर हमें पे कर देंगे तो आपको 2% हम डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज यू हैव टू पे विद इन 30 डेज बट वी विल नॉट गिव यू एनी डिस्काउंट. इसके बारे में हमने बड़ा डिटेल में देखा था अपने लेक्चर नंबर 22 में. और फिर आप अगर कोई भी चीज़ सेल्स करते हैं, रिसीवेबल्स आपका जनरेट हो जाता है, कैश इज़ नॉट बीइंग रिसीव्ड, लेकिन आप एक अकाउंट रिसीवेबल या नोट्स रिसीवेबल का अकाउंट एक आप प्रिपेयर कर लेते हैं उसमें. तो फिर सम टाइम ये होता है कि आपको आपके कस्टमर्स पूरी की पूरी अमाउंट पे नहीं करते. उसकी कई रीजंस हैं, कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कोई सिटी छोड़ के चला जाता है, वो पे ही नहीं करता, कुछ अमाउंट इतनी नॉमिनल सी होती है कि उनको याद ही नहीं रहती. सो ऑलवेज देयर इज अ चांस ऑफ बैड डेट्स, कि ये आपके अनकलेक्टेबल्स होते हैं. अब जितना उनका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा इतने ही अनकलेक्टेबल्स की जो एक कलेक्शन है वो कम होती जाएगी, उनके चांसेस ऑफ कलेक्शन इतने ही कम होते जाएंगे. और हमने पूरी की पूरी उसको परसेंटेज वाइज में चेक किया. वी हैड 2 मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग द अनकलेक्टेबल्स बेस्ड अपॉन द सेल्स. हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कहते हैं कि हमें सेल्स जो कर रहे हैं ना हम रिसीवेबल्स की, इसका चांसेस हमें ये है कि इतने % हमें रिसीव नहीं होगा. और दूसरा मेथड था कि एस्टिमेशन ऑफ अनकलेक्टेबल्स बेस्ड ऑन एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स, कि जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा कलेक्टेबल्स का उतने ही चांसेस उनके कलेक्टेबल्स के कम होते जाएंगे. सो वी डिस्कस्ड दिस रिसीवेबल्स इन लेक्चर नंबर 22 कि आपने रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल्स, 2/10 N/30 और फिर अनकलेक्टेबल्स यानी बैड डेट्स, कि वो डेट्स जो हमें रिसीव नहीं होंगे हमने उनकी एस्टिमेशन लगाई बेस्ड अपॉन द सेल्स एंड बेस्ड अपॉन द एजिंग ऑफ रिसीवेबल्स. देन वी हैव सीन इन लेक्चर नंबर 23 डिफरेंस बिटवीन मर्चेंडाइजिंग एंड सर्विस बिजनेस. हमने यहाँ पे उनको डिफ्रेंशिएट किया कि अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो उसमें आपके पास फीस होती है उसकी इनकम, लेकिन आपका मर्चेंडाइज हो तो वो आपकी सेल्स होती हैं. फिर आपके पास जो हमने देखा था कि जो सर्विस टाइप का बिजनेस है उसमें आपकी जो है वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है, वेयर एज इन मर्चेंडाइजिंग बिजनेस यू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आपकी फिनिश प्रोडक्ट होती है ना जिसको आप सेल कर रहे होते हैं, ये फर्क होता है. देन वी हैव सीन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज के इन्वेंट्रीज ने आप इन्वेंट्रीज ये जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो कैसे की जाती है, कैसे उनकी कैलकुलेशन होती है, कैसे आप सेल्स करते हैं, कैसे आप परचेज करते हैं, कैसे उनको रिकॉर्ड किया जाता है. सो दैट इज डन ऑलवेज इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज. देन वी हैव सीन टर्म्स ऑफ परचेजेस कि परचेज की कौन कौन सी टर्म्स हो सकती हैं आपकी. परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है, अलाउंसेज ऑन परचेजेज है. सेम वी हैव टर्म्स ऑफ सेल्स के सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, सेल्स अलाउंस. और हमने इनकी दरमियान में फ़र्क भी देखे थे कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड अलाउंस, क्या हो सकते हैं. देन वी मेड अ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. हमने क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के बाद हमने कैलकुलेट किया था कि हाउ डू वी हैव टू कैलकुलेट अ नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, कि आप अगर मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपने कैसे उसको कैलकुलेट करना होता है. और फाइनली हमने देखा था कि इन की एंट्रीज को भी क्लोज करना होता है, क्योंकि आपकी सेल्स हुई है उसको क्लोज करना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बताया था आपको कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्सपेंस. अब एक्सपेंस होता है कि जिससे आप बेनिफिट ले चुके हो. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने चीज़ें सेल कर दी और उससे आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो वो अब आपका एक्सपेंस है. अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्होंने क्लोज होना होता है, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. सो क्लोजिंग एंट्रीज आपने देखी कि उनकी क्लोजिंग एंट्रीज कैसे की जाती हैं. देन लेक्चर नंबर 24 वी डिस्कस्ड अबाउट कॉस्ट,
प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्या क्या होती हैं, इसको बड़ा डिटेल से हमने देखा था. देन कंपोनेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स. वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस विच इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कि इसमें आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. और मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन एंड दिस पेन इज मेड विद द 3 कंपोनेंट्स, योर मटेरियल, योर लेबर एंड योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. इसको बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया. देन वी हैव सीन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते हैं. होती क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसको बड़ी डिटेल से देखा था हमने, उसकी स्टेटमेंट बनाई थी. देन वी आल्सो मेड अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है वो हमने देखी थी. देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लोज. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लोज क्या होती हैं आपकी, कि आपने मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको आपने वर्क इन प्रोसेस में लेके जाना है. वही वर्क इन प्रोसेस आपका फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उन्हीं फिनिश प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट कर रहे होते हैं मार्केट में जाके. सो दैट बिकम्स योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये आपका पूरे का पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्लो था. एंड देन वी प्रिपेयर्ड आवर इनकम स्टेटमेंट. और इनकम स्टेटमेंट का हमें पता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है. ग्रॉस प्रॉफिट में से आप अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस करते हैं, तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है. अगर टैक्स भी पे करना है तो आप टैक्स पे कर देते हैं. टैक्स पे करने के बाद आपके पास एक्चुअली नेट इनकम बचती है. सो दैट वाज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 24. In lecture number 25 we discussed about accounting for manufacturing business, importance of inventory control. Inventory को control करने की importance क्या है. We focused heavily on this topic, कि आपकी कहीं misuse तो नहीं हो रही, कोई extra तो नहीं use हो रही, क्या wastage तो ज़्यादा नहीं है. Then effect of errors on the financial statements, कि इनका भी effect क्या हो सकता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अगर इन्वेंट्री में कोई एरर या मिस्टेक्स उनकी कैलकुलेशन में लेकर आते हैं आप लोग. देन वी डिफाइंड इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री सिस्टम्स कौन कौन से हैं आपके पास. वी हैव सीन इन डिटेल अबाउट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. और इनके अंदर ही हमने देखा था कि वी हैड 3 or 4, sometime we call it 3 or sometime we call it as 4 cost flow assumptions. इन दोनों इन्वेंट्री सिस्टम्स के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज बैलेंस मेथड. इसको बड़ी डिटेल से हमने देखा था. इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, आपको क्वेश्चंस भी मैंने दिए सॉल्व करने के लिए. और एंड पे जो लास्ट लेक्चर हमारा था लेक्चर नंबर 31, उसमें भी क्वेश्चंस आपको बताए गए कि आपने उनको कैसे सॉल्व करना है. देन इन लेक्चर नंबर 26 वी डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस देखी, उसके फर्दर हमने क्वेश्चंस देखे हैं. एरर्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं, इसको हमने दोबारा से रिपीट किया. इन्वेंट्रीज को दोबारा से रिपीट किया, इन्वेंट्री सिस्टम्स को रिपीट किया और कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस को हमने रिपीट किया. इसके अंदर ही हमने स्टार्ट किया था फिर अपने कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस के साथ के उसमें हमने लाइफो यूज़ करते हैं तो क्या है, फाइफो यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और एवरेज बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं तो क्या होता है. लेक्चर नंबर 27 में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट किया था. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करें तो. और इसका हमने एक प्रॉपर प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था कि आपने ये कंपोनेंट्स हैं, ये परचेजेस आपकी और ये सेल्स हैं. अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करें तो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट यूज करें तो क्या होता है. और फिर हमारे एंड रिजल्ट्स उनके टोटल हमने कैलकुलेट किए थे. लेक्चर नंबर 28 में हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट किया यूज. जो सेकंड आपका कॉस्ट फ्लो अजम्पशन थी, बोथ इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम. इसके दौरान हमने वही डाटा, सेम डाटा यूज किया और उसका डिफरेंस चेक किया कि इफ वी कुड यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड देन नाउ वी आर यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो फिर क्या बेसिक इसमें डिफरेंस हो सकता है. इसको बड़ी डिटेल से हमने इनकी एंट्रीज को पास करके हमने इनको किया था. और फिर इनकी जनरल एंट्रीज भी हमने देखी थी कि इफ़ वी हैव टू डू सम जनरल एंट्रीज तो फिर इनकी जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, वो भी हमने इस लेक्चर में देखा था. सो इन दिस लेक्चर नंबर 29 the basic focus was on average inventory method,
कि आप अगर एवरेज बैलेंस मेथड यूज़ करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री मेथड यूज़ करते हैं आप, तो फिर आपके पास जो आपने बेशक हाई कॉस्ट पे कोई चीज़ परचेज की, लो कॉस्ट पे, तो आप एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाते हैं, बजाय इसके कि आप जो शुरू में परचेज की पहले उसको सेल करें, जो लास्ट में परचेज की या पहले उसको सेल करें, जैसे हमने लास्ट इन फर्स्ट आउट में देखा था या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में देखा था। तो यहाँ पे आप एक एवरेज कॉस्ट डाटा ले लेते हैं, अब वो सारे का इक्वल कर देता है कॉस्ट को, बेशक हाई कॉस्ट हो लो कॉस्ट हो, अब आप एक इक्वल लेवल पे आ गए होते हैं, एक एवरेज पे आ गए होते हैं, तो इससे अब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में आसानी होती है। लेट मी से वन थिंग दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट was the only method to tell you that what is a basic difference between first in first out and last in first out, but it is not no more usable, it is not allowed to use in cost flow assumptions in your inventory management techniques। इसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, अब इसके बाद इसको अलाउ नहीं है यूज़ करना, क्योंकि इसको मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर्स में बताया था कि क्या रीजंस थी कि यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया जाता था अपने जो है ना वो अकाउंट्स की मैनिपुलेशन के लिए, तो इसलिए अब इसको अलाउ नहीं है यूज़ करना। सो इन लेक्चर नंबर 29 दिस वाज एन एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6, वी डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेंट्रीज एंड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स में हमने देखा कि बैड डेट्स आपने कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, और इन्वेंट्रीज के बारे में देखा कि आपकी इन्वेंट्री सिस्टम जो है दे हैव बेसिकली टू टाइप्स, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और इन दोनों के अंदर आपकी जो कॉस्ट फ्लो अजम्पशंस आती हैं वो आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज बैलेंस मेथड यूज किया जाता है। सो दैट वाज एन एंड ऑफ चैप्टर नंबर 6। इन नेक्स्ट lecture we started our chapter number 7 that was related with the cash and bank reconciliation statement. It was about how you have to protect your cash, कैश को कैसे आपने प्रोटेक्ट करना है। फिर आपने डिफरेंस देखा था कि आपके अकाउंट्स में कैश कितनी अवेलेबल है और जो अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं उनके दरमियान डिफरेंस क्यों आता है और उनकी रीजंस क्या होती हैं। सो वी डिस्कस्ड दिस इन आवर लेक्चर नंबर 30। We have discussed about control over cash, how you have to control over cash, retailers source of cash, कि आपके पास कैश की कलेक्शन कोई और करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग कोई और करेगा, यानी देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन एंड अप्रूवल। आपकी कलेक्शन कहीं और हो और रिकॉर्डिंग कहीं और हो। हमने देखा था कि एक कैशियर आपका अलग डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है और अकाउंटेंट आपका अलग डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, और इसकी बड़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की थी कि आपने कैसे अपनी कैश को कंट्रोल करना होता है कि जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको बैंक जो है वो इन रिटर्न 4 या 5 पेजेस वापस कर रहा होता है, अपने पास भी रख लेता है, बाकी जहाँ पे उन्होंने भेजने होते हैं वहाँ पे भी भेजता है, प्लस एक कस्टमर कॉपी भी वो दे देता है, सो दैट द पर्सन हु हैज़ डिपॉजिटेड मनी शुड बी वेरी केयरफुल एंड इट शुड हैव देयर ऑन रिकॉर्ड कि मैंने ये अमाउंट जमा करवाई है। देन वी हैव सीन कंट्रोलिंग कैश रिसीव्ड इन द मेल्स, कि आप बाई मेल कोई चीज़ भेजते हैं तो कैसे आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है, कैसे कंट्रोल करना होता है। देन इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश पेमेंट्स, आप कैश पे कर रहे होते हैं तो अगेन देयर शुड बी सेपरेट पीपल कि जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जो पे कर रहा है, जो प्रॉपर उसकी जो है ना ऑथेंटिकेशन दे रहा है, अप्रूवल दे रहा होता है। देन वी हैव सीन अ बेसिक फीचर्स ऑफ वाउचर सिस्टम। वाउचर सिस्टम क्या है वी डिस्कस्ड इन डिटेल्स। देन वी हैड मेड अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपकी ये बताती है कि बैंक में अब आपका बैलेंस कितना अवेलेबल है और आपके रिकॉर्ड में कितनी कैश का एंडिंग बैलेंस अवेलेबल है। देन वी हैव सीन रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट। क्या रीजंस हो सकती हैं कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक ने कलेक्ट नहीं किए, बैंक ने अपने तौर पे कलेक्ट कर लिए, कहीं से कलेक्शन आनी थी आपको नहीं पता, बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस काट लिए आपको नहीं पता, अमाउंट गलत लिखी गई है आपको नहीं पता। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। हमने क्वेश्चन भी इसका सॉल्व किया था स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने इनके बैलेंसेस को इक्वल करना होता है, और एट द एंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर नंबर 31 जो उसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था इसको सॉल्व करने के लिए कि आप अगर उसको सॉल्व कर लेते तो आई थिंक यू वुड हैव फैमिलियरिटी विद द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
इसके हमने स्टेप भी देखे थे. सो दिस वाज आवर एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7. सो अप टू दिस स्टेज आई वुड से दैट कि वी हैव कंप्लीटेड आवर 7 चैप्टर्स. इट इज़ ह्यूज टॉपिक इन आवर अकाउंटिंग 1 कि आपने बेसिक से स्टार्ट किया अकाउंटिंग को, और फिर आप अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज पर आए, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग साइकिल, इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, फिर स्पेशल जर्नल्स, इंटरनल कंट्रोल, और फाइनली आपने जो इन्वेंट्री सिस्टम्स देखे. इन्वेंट्री सिस्टम्स के बाद फिर आपने कैश देखा, कैश कंट्रोल देखा आपने, और फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखा. तो आई होप आफ्टर स्टडीइंग दिस कोर्स MGT 130 you would be in a position to comprehend the basics of accounting. और इसके बाद अगर कहीं भी आप कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग में जाते हैं, एडवांस्ड अकाउंटिंग लेवल पे जाते हैं, तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक, अगर आपने इनकी बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी की है तो मेरे ख्याल में आप इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता भी दिया था कि आपने बुक कौन सी यूज़ करनी है. विलियम मीग्स, हाका बैटनर, ये 4 ऑथर्स हैं. अकाउंटिंग द बेसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस, ये आप नॉर्मली इस बुक को आप ले सकते हैं. और इस बुक में आपको सारी एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे. वो सारे के सारे आप अगर इससे रेलेवेंट सॉल्व करते जाएं, और जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 31 में दिए थे उनको सॉल्व करते जाएं, तो मेरे ख्याल में आपके लिए सेशनल एग्ज़ाम, फिर सेशनल 2 एग्ज़ाम, और फिर आपके लिए टर्मिनल एग्ज़ाम, असाइनमेंट्स और क्विजेज, इनको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वास्ट एरिया. आपको जब तक, और मैं आपको ये भी एक सजेस्ट करता चलूँ कि अकाउंटिंग कैन नेवर बी डन इन द एयर. आप कहें कि जी लेक्चर सुन लिया है, हो जाएगा. इट इज़ इम्पॉसिबल. इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ इम्पॉसिबल पे. अनटिल अनलेस यू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद योर ओन हैंड्स, जब तक आप अपने हाथों से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने लगा, आपको समझ नहीं आएगी. कभी भी आप टर्मिनल एग्जाम में, कभी भी आप सेशनल में, या आप असाइनमेंट्स या क्विज़ेस कभी भी नहीं कर सकते जब तक आप क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से सॉल्व ना कर लें. जो मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देता रहा हूँ, उनकी भी प्रैक्टिस करें. जो आपको लेक्चर नंबर 31 में मैंने दिया था वो भी आप उनको करें, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा इस कोर्स को पढ़ना, इसको समझना, और फिर फर्दर यही कोर्स आपको हेल्प करेगा फर्दर जो एडवांस लेवल पे. सो लेक्चर नंबर 31 में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे अकाउंटिंग इक्वेशन से रेलेवेंट, अकाउंटिंग साइकिल से रेलेवेंट, और कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल का आपको मैंने एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन दिया था, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था. अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में अकाउंटिंग साइकिल आपको बड़ी आराम से समझ आ जाएगी. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इन्वेंट्रीज क्वेश्चंस, मर्चेंडाइजिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कैसे आपने उनको सॉल्व करना है. एंड देन फाइनली आई गेव यू अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 32, कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग 1 MGT 130. आपके यहाँ पर कोर्स कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि दिस वॉज अ गुड जर्नी बिटवीन यू एंड मी. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन जो भी बारीक से बारीक बात थी, जो भी इन डिटेल बात थी, मैंने कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम टाइम लगा के उसमें आपको समझाने की कोशिश करूं. आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी आपको अकाउंटिंग की समझ आएगी. सो आई हैव डन माई लेवल बेस्ट to explain the topics, these 7 chapters, and now this is up to you that how you have understood. नहीं समझ आती तो इसको बार बार रिपीट करें, बार बार लेक्चर्स को सुने, बार बार उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे नहीं हो रहा, तो यू शुड ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 1 अगेन. फिर आपकी इतनी फैमिलैरिटी उससे बन जाएगी कि आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो गया होगा आपकी प्रैक्टिस की वजह से. सो
I think I should say thank you very much to you, and I hope that we should be in a position to talk again, maybe some other subjects, some other course. So up to that, thank you very much, and God bless you. Take care. Allah Hafiz.